हेलो दोस्तों, तो आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का पार्ट 6 देखने जा रहे हैं, ल्यूकोसाइट या वाइट ब्लड कैप्सूल, जिसे हम हिंदी में श्वेत रक्त कणिका भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड, हमने ब्लड में देखा है कि जब हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसका लगभग 55% हिस्सा जो होता है वो प्लाज्मा का होता है और बाकी का हिस्सा कैप्सूल्स का या कणिकाओं का होता है, कोशिकाओं का होता है। भाई इसमें भी लगभग 45% भाग जो है आरबीसी का और बचा हुआ कुछ हिस्सा होता है वो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का होता है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कैप्सूल्स, ल्यूकोसाइट। अब चलिए देखते हैं, जैसा कि हमने आरबीसी में पढ़ा था वैसे वैसे पॉइंट्स हम लोग डब्ल्यूबीसी में भी पढ़ते चलते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर में एक और तंत्र कार्य करता है जिसे हम प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम के नाम से जानते हैं, और वह पूरा का पूरा हमारा डब्ल्यूबीसी ही कंट्रोल कर रहा होता है। तो हम उसके बारे में भी यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो ये रहा, आइए शुरू करते हैं इसका फॉर्मेशन। आखिर इसका फॉर्मेशन होता कहाँ है? तो जब भी बात डब्ल्यूबीसी की चलती है तो डब्ल्यूबीसी में इतने सारे अलग अलग आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं। अब इसका फॉर्मेशन होता कहाँ है? तो इसका फॉर्मेशन होता है वाइट बोन मेरो में। और वाइट बोन मेरो, तो भाई हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। आप लोगों ने वाइट है ना, बोन्स तो देखा ही होगा, और बोन्स को अगर हम गौर से देखें तो बोन के भीतर जो पल्पी हिस्सा होता है उसको कहा जाता है बोन मेरो। और इस बोन मेरो का जो कॉर्नर वाला हिस्सा होता है वो होता है रेड बोन मेरो, और सेंटर का पार्ट कहलाता है वाइट बोन मेरो। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि वाइट बोन मेरो में डब्ल्यूबीसी का बेसिकली फॉर्मेशन होता है। उसका मैच्योरेशन अलग अलग जगह पे हो सकता है, जैसे कि लिम्फ नोड है, स्प्लीन है ना, लेकिन एक्चुअल में थाइमस ग्लैंड है, लेकिन एक्चुअल में उसका जो बेसिक फॉर्मेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है? वाइट बोन मेरो में। अब इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ल्यूकोपोएसिस। जैसा कि आरबीसी के फॉर्मेशन को कहते हैं इरिथ्रोपोएसिस, वैसे ही डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को बोलते हैं ल्यूकोपोएसिस। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? तो अब इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, ल्यूकोपोएसिस। इसी प्रकार से अब देखते हैं इसका कंसंट्रेशन। जैसे हमने डब्ल्यूबीसी का कंसंट्रेशन मेल और फीमेल में परसेंट और क्वांटिटी के बेसिस पे अलग अलग देखा था, वैसे ही यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन कॉमन होता है। ये होता है 6000 से 8000 क्यूबिक एमएम। भाई ये पूरा का पूरा डेटा हम एनसीईआरटी के क्लास 11th से लेकर चल रहे हैं, और जब भी आप लोगों को किसी ह्यूमन बींग में पूछा जाए तो इसका एवरेज आंसर करना होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम लोग डब्ल्यूबीसी और आरबीसी के बीच में इसका अगर रेशियो देखें, इसका अगर, तो यहाँ पर हमको पता है आरबीसी का ह्यूमन में जो एवरेज जो परसेंटेज जो वॉल्यूम होता है वो होता है 5 × 10⁶ क्यूबिक एमएम, और डब्ल्यूबीसी का एवरेज होता है 7000 क्यूबिक एमएम। अब इन दोनों का रेशियो से रिलेटेड अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए तो कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, मानव रक्त में डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात कितना होता है? तो यहाँ पर आप जो है बिना सोचे समझे आंसर करेंगे 1:600। भाई यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि किसके रिस्पेक्ट में किसका रेशियो पूछा है। यदि आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी पूछता तो वो 600:1 हो जाता। तो इसका विशेष ध्यान रखना कि कैसे पूछा गया है, यहीं पर ऊपर नीचे जहाँ हुआ कि आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं ब्लड कैप्सूल्स। हमने अभी अभी कहा है कि डब्ल्यूबीसी में अलग अलग प्रकार के कैप्सूल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं। तो ब्लड कैप्सूल्स दो तरह के होते हैं भाई, सॉरी 3 तरह के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसमें से जो डब्ल्यूबीसी होता है केवल इसके पास ही न्यूक्लियस होता है, यही केवल न्यूक्लिएटेड होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट सबके पास अपना अपना न्यूक्लियस है। यही आरबीसी, इरिथ्रोसाइट, इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ये ए न्यूक्लिएटेड है, और प्लेटलेट्स के पास भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। तो आइए देखते हैं न्यूक्लियस से रिलेटेड क्वेश्चन। भाई कौन सी रक्त कोशिका केंद्रक युक्त होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट। अब हमको एक चीज पता होना चाहिए कि कोई भी सेल तभी डिवाइड कर सकता है 2 भागों में या जितने भी भागों में जब उसके पास खुद का क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अब कैंसर बीमारी का नाम तो सुना ही होगा। कैंसर बीमारी का मतलब ये होता है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, और ग्रोथ कब होगा? जब न्यूक्लियस है। तो ब्लड कैंसर अगर होगा तो किस में होगा पूछा जाए तो वही ब्लड सेल में होगा जिसके पास न्यूक्लियस है। तो किसके पास होता है? केवल और केवल ल्यूकोसाइट के पास। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं
किस रक्त कोशिका में ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर की बीमारी होती है? तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन, भाई यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एंजियोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? तो हमें याद होना चाहिए कि ब्लड वेसल्स के, है ना, स्टडी को कहा जाता है एंजियोलॉजी। आइए देखते हैं हीमेटोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो हीमेटोलॉजी जो होता है, ब्लड के स्टडी को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। और इसी प्रकार से हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कार्डियोलॉजी कहा जाता है। तो ये सवाल आप लोगों ने ब्लड से रिलेटेड बहुत सारे देख लिए। अब देखते हैं WBC का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। जब हम WBC सेल को माइक्रोस्कोप में देखते हैं और उसके भीतर हमें राइबोसोम के पार्टिकल्स भारी मात्रा में दिखाई दें, ऐसे सिचुएशन में सॉरी, इसे हम ग्रेन्युलोसाइट या कणिका युक्त WBC कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इओसिनोफिल को एसिडोफिल के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से यदि इन सेल्स में कोई भी या कम मात्रा में राइबोसोम दिखाई दे तो इसे एग्रेन्युलोसाइट या कणिका विहीन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। चलिए, तो आपने WBC का क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, निम्न में से कौन ए ग्रेन्युलोसाइट है? तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि हमारा एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये तीनों के पास क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स होते हैं। भारी मात्रा में इनके सेल में जो है राइबोसोम के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, लेकिन मोनोसाइट में नहीं पाया जाता। तो भाई मोनोसाइट ए ग्रेन्युलोसाइट है। चलिए और आगे देखते हैं। भाई ये तो रहा आपका सारे का सारे ल्यूकोसाइट। अब इनसे फीचर्स, ये क्या इम्यून सिस्टम में हमें योगदान देते हैं, चलिए देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल। भाई न्यूट्रोफिल की जब बात चलती है तो न्यूट्रोफाइट एक फेगोसाइटिक सेल है, यानी कि भक्षक कोशिका है, चीज़ों को खाने वाला। इस प्रोसेस को जरा हम समझते हैं। भाई कोई भी सॉरी, फेगोसाइटिक सेल होता है, जब उसके पास कोई फॉरेन पार्टिकल्स आता है तो ये उस फॉरेन पार्टिकल्स को अपने भीतर इंगल्फ कर लेता है, और इंगल्फ करने के बाद अपने भीतर लाइजोसोमल या अदर एक्टिविटीज़ से डाइजेस्ट करके उसको पार्टिकल्स में तोड़ देता है, और फिर इस डाइजेस्टेड पार्टिकल्स को अपने से बाहर निकाल देता है, जो कि अदर सेल्स के लिए, ब्लड सेल्स के लिए आइडेंटिफिकेशन का कार्य करता है, यानी कि ये फॉरेन पार्टिकल है। तो ये प्रोसेस पूरा कहलाता है फेगोसाइटोसिस, और ये प्रोसेस कौन करता है? न्यूट्रोफिल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ल्यूकोसाइट यानी कि कौन सा WBC बहुकेंद्रकीय होता है? भाई हमने डायग्राम में अगर गौर से देखा होगा तो ज़रा इस डायग्राम पर गौर कीजिए। आप देख रहे हो इस डायग्राम में कि यहाँ पर जो न्यूट्रोफिल है, इसके पास न्यूक्लियस की संख्या आप देख सकते हो 1 2 3 4 है। अन्य के मुकाबले इसके पास न्यूक्लियस की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर न्यूट्रोफिल एक बहुकेंद्रकीय या मल्टी न्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइट होता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन फेगोसाइटिक कोशिका है? तो अभी आप लोगों ने देखा है कि न्यूट्रोफिल क्या ऐसा होता है? फेगोसाइटिक होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। न्यूट्रोफिल के जैसा ही एक और ल्यूकोसाइट पाया जाता है जो फेगोसाइटिक नेचर का होता है, और वो होता है मोनोसाइट। आइए देखते हैं। भाई मोनोसाइट आवश्यकता पड़ने पर अपने आप को मॉडिफाई करके साइज में बड़ा कर लेता है, जिसे हम मैक्रोफाज के नाम से जानते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, मैक्रोफाज भी ल्यूकोसाइट का ही एक पार्ट होता है जो मोनोसाइट का मॉडिफाइड फॉर्म है। चलिए देखते हैं आगे, दोनों में अंतर क्या है हम लास्ट में एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन फेगोसाइटिक है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है, एसिडोफिल, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों ही फेगोसाइटिक होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा B 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई बेसोफिल के बारे में देखते हैं। आखिर बेसोफिल काम क्या करता है? बेसोफिल 3 तरह के केमिकल रिलीज करता है, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। जिसमें हिस्टामाइन और सेरोटोनिन जो होते हैं ये इन्फ्लेमेशन के हेल्प करते हैं, और हिपेरिन एंटी कोगुलेंट होता है। आइए इन प्रोसेस को समझते हैं। भाई इन्फ्लेमेशन तो हम डिटेल में समझ लेंगे, लेकिन एंटी कोगुलेंट, भाई आप देखिएगा हमारा जो बॉडी है उसके भीतर हमारा बॉडी फ्लूइड यानी ब्लड जो है एक पाइपलाइन के भीतर फ्लो कर रहा है, लेकिन जब भी हमें कोई डैमेज हो तो डैमेज होने के कारण
ब्लड जो बॉडी के भीतर फ्लोट कर रहा है वो कभी भी नहीं जमता, लेकिन जैसे ही ये बॉडी से बाहर आए वैसे ही ये क्या हो जाता है, जमने लग जाता है। तो भाई इसके पीछे कारण क्या है? तो हमारे बॉडी के भीतर जो हिपेरिन नाम का केमिकल आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, ये हिपेरिन जो होता है ब्लड को क्लॉट करने से रोकता है बॉडी के भीतर। और जैसे ही ब्लड जो होता है हमारे बॉडी से बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, वैसे ही फाइब्रिनोजेन नाम का प्रोटीन उसको क्लॉट कर देता है। तो क्लॉट नहीं होने देता हिपेरिन और क्लॉट करने देता है फाइब्रिनोजेन। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को समझेंगे। तो कौन सी रक्त कोशिका हिस्टामिन का स्रावन करती है? तो बेसोफिल। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन रक्त का थक्का जमने से रोकता है या एंटीकोगुलेंट है? तो आप यहाँ पर आंसर उसका जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाई इन्फ्लामेशन प्रोसेस क्या होता है? हमारे बॉडी में जब कोई चोट लगती है तो चोट लगने के कारण उस जगह में ब्लड का जो फ्लो होता है वो ब्लड के पार्टिकल्स हीमोडाइलिसिस सॉरी वासोडाइलेशन के थ्रू हमारा जो ब्लड वेसल्स है वो धीरे धीरे फैलने लगता है, और वहाँ के ब्लड पार्टिकल्स जो होते हैं ब्लड वेसल से थोड़ा बहुत निकल करके कहाँ चले आते हैं, वुंड या इंजर्ड एरिया में, और उस जगह में हल्का सा रेडनेस यानी ब्लड के कारण रेड हो जाएगा वो जगह, और वहाँ पर थोड़ा सा स्वेलिंग भी देखने को मिलता है। इस प्रोसेस को हम आगे के डायग्राम में देख सकते हैं किस तरह से इंजरी हुआ, और ये आप देख सकते हैं उस जगह पर रेडनेस, स्वेलिंग, वार्मथ और पेन दिखाई दिया। इस सारे प्रोसेस को एक साथ कहा जाता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में आपका कई चीज़ें देखने को मिलती है जैसे पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, हीट और लॉस ऑफ फंक्शन। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, और ये सब का सब कौन करवा रहा है भाई? आपका बेसोफिल से रिलीज होने वाले केमिकल्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। निम्न में से कौन प्रदाह या इन्फ्लेमेशन उत्पन्न करता है? इसका आंसर आप ऊपर सेक्शन में पढ़ते हुए आगे कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। आइए देखते हैं और इओसिनोफिल के बारे में। ये समझना बहुत ही रोचक है। भाई आप कभी कभी साइकिल से सफ़र करते करते किसी खेत के आसपास से गुजरते हैं, और वहाँ से गुजरते ही आप देखते हो कि आपको छींक आना लग गया, या आप इसी तरह से कहीं सफ़र करते हुए जा रहे हैं और किसी इंडस्ट्रियल एरिया से गुजरते हैं, आप देखते हैं कि उस एरिया को क्रॉस करते ही आपकी आंखों में जलन और बहुत ही ज़्यादा खुजली हो रही है। इसी प्रकार से हो सकता है कि आप बारिश के पानी में भीगे और जैसे ही आप घर के आसपास पहुँचे तो आपकी पूरी बॉडी में ईचिंग शुरू हो गई। ये सारा का सारा प्रोसेस भाई, छींक आना, आँखों में जलन, खुजली, किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में जाते ही ये सभी का सभी कहलाता है एलर्जी। और एलर्जी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इओसिनोफिल। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें कोई भी एलर्जी हो उस समय हमारे बॉडी में इओसिनोफिल का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, यानी इओसिनोफिल का कंसंट्रेशन ऊपर या नीचे होता है, समझ जाइए कि आप एलर्जिक कंडीशन में हैं। आप देखे होंगे कि स्कूल में हमारे कोई एक आध मित्र ऐसे निकलते हैं जिनको हमेशा सर्दी रहता है, तब डॉक्टर पास जाने के बाद डॉक्टर क्या बोलते हैं, उनको ब्लड रिपोर्ट लाइए, और ब्लड रिपोर्ट देख के बोलते हैं भैया तुमको इस्नोफीलिया हो गया है। वो यही इस्नोफीलिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। कौन सी रक्त कोशिका एंटी एलर्जिक है? तो यहाँ पर आपको फिर आंसर पता चल गया होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लिम्फोसाइट के बारे में। लिम्फोसाइट दो बहुत ही फेमस हैं, एक तो होता है बी लिम्फोसाइट और दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट। दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करते हुए हम देख लेते हैं कि भाई लिम्फोसाइट में एक तो हमारा बी और टी। देखिए बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में बोन मेरो में होता है, हालांकि बर्ड्स में ये बर्सा पार्ट में बनता है लेकिन हमारे बॉडी में बोन मेरो में, जबकि टी लिम्फोसाइट थाइमस में बनता है मतलब मैच्योर होता है बनता, तो वाइट बोन मेरो में पहले ही देख लिया लेकिन मैच्योरेशन उसका यहाँ पे होता है। अब बी लिम्फोसाइट ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम करता है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल, पैथोजन जो हमारे बॉडी के भीतर घुस गया तो उसको किल करने के लिए जो हमारे बॉडी में सेल्फ पार्टिकल जो बनता है उसको बोलते हैं हम एंटीबॉडी। और इसी प्रकार से टी लिम्फोसाइट जो होता है ये हमारे शरीर का इम्यूनिटी बनाता है। ये बहुत ही बड़ा सेक्शन है, लेकिन हमारे किसी छोटे जैसे जो कक्षाएं हैं उसमें ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं पढ़ना होता है। तो हमारे एसएससी, रेलवे, व्यापम, पीएससी इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भाई याद रखिएगा टी लिम्फोसाइट इम्यूनिटी बनाता है। एक चीज़ मैं क्वेश्चन फॉर्म में नहीं बनाया हूँ, आप ज़रा सुन लीजिएगा कि भाई एचआईवी के पेशेंट्स में
इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, इसी कारण से उनको कोई भी बीमारी बार बार लगती है। तो उनके शरीर में, अब आप आंसर कर लेंगे कि कौन सा ब्लड सेल कमज़ोर हो जाता होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि इम्यूनिटी मेंटेन करने का काम कौन सा ब्लड सेल कर रहा है, हमारा टी लिम्फोसाइट। ठीक है भाई, तो टी लिम्फोसाइट की संख्या HIV पेशेंट्स में कमज़ोर हो जाती है, कम हो जाती है। चलिए, तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा भाई। इसके अलावा एक और आपका पाया जाता है लिम्फोसाइट, जिसको हम लोग नेचुरल किलर सेल के नाम से भी जानते हैं, तीसरा है ना, लेकिन दो ही फेमस हैं, बी और टी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भाई कौन सी रक्त कोशिका एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है, तो कौन करता है भैया, लिम्फोसाइट। यहाँ पर बी और टी आपको स्पेसिफाई तो नहीं किया गया है, तो आप सीधा आंसर करेंगे क्या, लिम्फोसाइट। इसी प्रकार से कौन सी रक्त कोशिका प्रतिरक्षा तंत्र इम्यूनिटी मेंटेन करती है, तो इसका भी आंसर आप लिम्फोसाइट ही करेंगे, क्योंकि बी और टी यहाँ पे भी स्पेसिफाई नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके पूछा जाएगा तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन आप सभी को पता है, बी लिम्फोसाइट। इसी प्रकार से इम्यूनिटी का निर्माण कौन करता है, टी लिम्फोसाइट। तो चलिए भाई, आपने इतना चीज़ तो पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं एक टेबल में पूरे क्लास का समरी। ये रहा इन सभी का स्टैंडर्ड परसेंटेज। ये परसेंटेज आप लोग रट लीजिएगा, एनसीईआरटी के बुक से लिए गया है। अब देखिए इनमें क्या क्या फीचर्स हमको पढ़े हुए हैं जो हमको याद रखने हैं। सबसे पहले पीस, जो न्यूट्रोफिल है वो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ल्यूकोसाइट है, और बेसोफिल सबसे कम। इसी प्रकार से न्यूट्रोफिल जो होता है वो फेगोसाइटिक होता है, लेकिन किसके लिए एक्यूट जो पैथोजेंस है, जैसे बैक्टीरिया या फंगस, उनके लिए। इसी प्रकार से फेगोसाइट एक और होता है, मोनोसाइट भी क्या है, एक फेगोसाइटिक सेल है, लेकिन ये किसके लिए होता है, लार्ज साइज के जो पैथोजेंस है, जैसे टाइफाइड, मलेरिया, फाइलेरिया के जो आपके पैथोजेंस हैं उनके लिए। ठीक है, दोनों फेगोसाइटिक है, लेकिन छोटे के लिए न्यूट्रोफिल और बड़े के लिए मोनोसाइट। आइए देखते हैं आगे। बेसोफिल जो होता है हिस्टामाइन और हिपेरिन रिलीज करता है, जो कि हमारे बॉडी में क्या कॉज करवाता है, इन्फ्लेमेशन। इसके अलावा एक चीज़ और हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एंटी कोगुलेंट भी रिलीज करता है ना, है ना, जो हिपेरिन है। चलिए और देखते हैं। इओसिनोफिल जो होता है ये पैरासाइट्स को किल करता है, कब, जब हमें एलर्जी होता है। मोनोसाइट जो होता है सबसे बड़ा आपका ल्यूकोसाइट है, लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट होता है, डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा मोनोसाइट होता है। आपने देखा होगा कि ये और अपने आप को बढ़ाकर मैक्रोफाज भी बना लेता है। ठीक, चलिए, और लिम्फोसाइट ये है एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने वाला और हमारे बॉडी का इम्यूनिटी मेंटेन करने वाला। तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो पढ़ाई करते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और स्टडी जारी रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना ही है। अगर आपको कोई भी समस्या है या कोई सुझाव है तो आप इस नीचे दिए गए मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।